तो बच्चों सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है ना, तो आप क्या कहते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके अगर रूट्स होते हैं रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो आपने कंडीशंस बनाई थी, लेकिन आपने ज्यादातर जो क्वेश्चंस किए हैं वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस पे क्वेश्चन किए हैं। आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर d ग्रेटर देन 0 तो आप कहते थे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, कहते थे, इस तरह से आप कहते थे। उसके बाद अगर आप कहते थे d इक्वल टू 0 तो आप कहते थे टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, समझते चले जाइएगा। और अगर आप d लेस देन 0 लिखते थे तो आप कहते थे टू नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, जिसको कई बच्चे अपने क्लास 10th के हिसाब से इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी रूट्स। और बच्चों यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग हो जाती है, जो थर्ड केस है यहां से। और बाय द वे जब आप रूट्स लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं? आप लिखते हैं कि जो अल्फा कॉमा बीटा उसके जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, जो धराचार्य जी ने बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं कि ये इसके रूट्स होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 होता है। अब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये -3 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, माइनस कुछ 5/12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही अंडर रूट के अंदर -3 आ जाता है तो -3 को ये लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि -3 को लिख दो -1 इंटू 3, और इसको इस तरह से लिख दो -1 का रूट इंटू √3 का रूट। और बच्चों ये जो -1 का रूट है ना, इसको हम लोग कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। तो बच्चों यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होती है कि दिस इज आई। तो बच्चों यहां से अब कॉम्प्लेक्स नंबर अब चालू हुआ है। दिस इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप कि आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1। दिस इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप। इसका कोई प्रूफ नहीं होता, ये ऐसा माना गया है कि अंडर रूट -1 जो है वो आई होगा। ठीक है ना? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, -5 -12 -13 -16। तो इन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बना दी कि i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। जब तक आप ये लेट नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। तो i रिप्रेजेंट इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो i स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाता है। क्या जाता है? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है। और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग यहीं से करनी होती है। आप जैसे ही बुक्स अपनी खोलेंगे तो सबसे पहले पहली लाइन में ही लिखा होगा कि दिस इज डिफाइनिंग रिलेशनशिप आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़े से और टर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए कि अगर आई क्यूब होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? आई क्यूब की वैल्यू हो गई -i, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। अगर आई की पावर 4 कोई लिख दे तो आई की पावर 4 होगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, या आई क्यूब इंटू आई। तो इसका मतलब ये -1 इंटू -1 क्या बन गया? 1। इसका मतलब यहाँ पर आई की पावर 4 क्या आ गया? आई की पावर 4 होता है 1। ठीक है? तो आई की पावर 4 का मतलब यहां पर हो गया 1। ठीक? तो दिस इज द आई की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि आई क्या है? अंडर रूट -1। आई स्क्वायर आपका -1 हो गया। स्क्वायरिंग करने पर फिर आई क्यूब आपका -i हो गया, आई की पावर 4 1 हो गया। अब आप कहोगे सर इतनी सारी वैल्यूज निकाल क्यों रहे? हमने कहा इतनी सारी वैल्यूज आप एक रीजन की वजह से निकाल रहे हैं, क्योंकि आप एक टाइम के बाद देखोगे कि वैल्यूज इसकी रिपीट करने लगेंगी। जैसे आप आई की पावर 5 निकाल लो, तो आई की पावर 5 होगा आई की पावर 4 इंटू आई। तो आई की पावर 5 कितना हो गया?
ये आई हो गया, क्योंकि आई की पावर 4 1 होता है। आई की पावर 6 क्या होगा? आई की पावर 6 होगा आई की पावर 5 इंटू आई। इसका मतलब आई इंटू आई, तो कितना हो गया? आई स्क्वायर कितना हो गया? -1। यानी आई की पावर 6 क्या आ गया? -1। आई की पावर 7 निकालो, तो आई की पावर 7 होगा आई की पावर 6 इंटू आई, यानी कि -1 इंटू आई, दिस इज माइनस आई। आई की पावर 8 आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, यानी कि 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1। तो बच्चों यहां पर ध्यान दें अगर आप, तो यहां पे एक जनरल रिपीटेशन होना चालू हो गया है। तो अब ये जो रिपीटेशन का पैटर्न है वो कहां से चालू हो रहा है, या इसको आप अगर जनरलाइज करना चाहें तो आप किस तरह से इसको जनरलाइज करेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आई की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल आता है, आई की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल आता है, जैसे कि 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, तो ये वैल्यू अपनी ऑटोमेटिक 1 देने लगेगा। क्या देने लगेगा? 1 देने लगेगा। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कभी भी अगर आपके पास आई की पावर में 4k टाइप का मल्टीपल है तो उसका रिजल्ट आपको आई लिखना होगा, जहां पर k आपका इंटीजर है। और अगर आपके पास 4k प्लस 1 टाइप का कोई रिलेशन आ गया, मतलब 4 से डिविजिबल प्लस 1 रिमाइंडर, तो इसका रिजल्ट तो इसका रिजल्ट 1 होगा और इसका रिजल्ट आई होगा। तो बच्चों देखो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि आई की पावर में कभी भी 4 का मल्टीपल हो, जैसे कि 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 का कोई भी मल्टीपल हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट 1 होगा। और 4k प्लस 1 टाइप का है तो उसका रिजल्ट आई होगा। और अगर 4k प्लस 2 टाइप का है तो उसका रिजल्ट होगा -1। और 4k प्लस 3 टाइप का है तो इसका रिजल्ट होगा -i। तो बच्चों ये देखो, ये एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को आपको याद रखना होगा। इस पैटर्न को याद रखने से क्या फायदा होगा कि आपके क्वेश्चंस जो बड़ी बड़ी आई की पावर के होंगे वो आप बहुत ही कम समय में कर लेंगे। बोलिए भाई, समझ में आया? और बच्चों मजे का बात यह है, अगर आप ध्यान से और देखें कि अगर हम आई की पावर 4k प्लस आई की पावर 4k प्लस 1 प्लस आई की पावर 4k प्लस 2 प्लस आई की पावर 4k प्लस 3, मतलब अगर हम इन चारों का सम कर दें तो इन चारों का सम करने पर क्या आ रहा है? ध्यान दीजिए, चारों का सम करने पर 0 आ रहा है। हाँ, तो इस तरह का रिलेशन आपको एग्जाम में कई जगह दिया जाता है। जैसे इस बार जो है अभी जो एडवांस का क्वेश्चन था वो बस इतने ही कंसेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन उसको फंक्शन में मिक्स करके दिया गया था, तो काफी सारे बच्चे हो सकता है उसको ना समझ पाए हो। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें तो आई के सारे जो मल्टीपल्स हैं, यानी कि आई की पावर 4k प्लस आई की पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, इन सबका जो सम होता है वो सम आपका 1 के बराबर है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम इस रिलेशन को स्पेसिफाई करके लिख भी देते हैं ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। तो दिस इज आई की पावर 4k प्लस आई की पावर 4k प्लस 1। तो मैं आज भी आपको एक एडवांस का क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, क्योंकि आपने फंक्शंस तो पढ़े ही हुए हैं, तो आज भी आपको एक एडवांस का क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जो आपकी रेंज का है, मतलब उतना आप पढ़ चुके हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन एडवांस में ही आ गया इस बार। चलिए ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन आज भी करेंगे एडवांस का, देखते हैं कौन सा करेंगे, बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, एवैल्यूएट किसी ने दे दिया आई की पावर 135 लाइक दिस, किसी ने ये दे दिया। अब आप इसको स्प्लिट तो करोगे नहीं कि आप इसको स्प्लिट करते चले जा रहे हो, ऐसा थोड़ा ना करोगे। अब आप इसको क्या करोगे? डायरेक्टली 4 से डिवाइड करोगे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा? ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 आ जाएगा। ठीक है, 1 5, फिर आ गया 4 3 जा 12। ठीक है, यानी 4k प्लस 3 टाइप का आ गया। ये 4k प्लस 3 टाइप का हो गया, मतलब 4 से डिविजिबल है प्लस 3 रिमाइंडर है। आप भले चाहे डिवाइड करके कॉर्नर में देख लो अपना, ये 4 से डिविजिबल है प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया? ये हो गया एक तरह से 4k प्लस 3 टाइप का। और 4k प्लस 3 का रिजल्ट मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता रखा है, उसका रिजल्ट होता है -i।
तो i की पावर 135 का रिजल्ट हो गया माइनस आई। तो ये बात है बस, इसमें और कुछ खास थोड़ी नहीं है। अगर आपके सामने और भी क्वेश्चंस आ जाए, जैसे किसी ने लिख दिया i की पावर -999, तो इसमें आपको कुछ घबराने की जरूरत थोड़ी नहीं है, आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे। तो ये सिंप्लीफाई होकर के ऐसे हो गया, और फिर से आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, तो 999 को जब आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए आप एक बार क्या आ रहा है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो शायद ये डिवाइड करने पर 4 से डिविजिबल +3 रिमाइंडर आ रहा है, आप डिवाइड करके देख लो। इसका मतलब ये क्या आ गया, ये 1/i आ गया, क्योंकि आई क्यूब क्या हो गया, 4k + 3 क्या हो गया, आई होता है। 4k + 3 की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, आई है कि माइनस आई है वो बस आप चेक कर लो। तो 4k + 3, तो दिस इज आई क्यूब, दिस इज कितना आ रहा है डिवाइड होकर के, आप इसको एक बार चेक कर लो। दिस इज i3 आ रहा है, ठीक है। इसको आप i3 भी लिख सकते हो 4k + 3 को। और i3 की वैल्यू कितनी होती है, i3 की वैल्यू होती है 4k + 3 की वैल्यू भी होती है -i, ठीक है। तो 4k + 3 इज -i। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो आप डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर सकते हो, 4k + 3, 4k + 2, ये डायरेक्ट वैल्यूज आप यूज कर सकते हो, उसमें आपको कोई डायरेक्ट कुछ लिखने की और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही रिलेशंस बस आपको यूज करने पड़ेंगे, इन रिलेशंस को यूज करते ही आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे। ओके बच्चों, तो ये तो मैंने आपको आई का मतलब बताया कि आप आई को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। अब बच्चों लेकिन एक बात समझो, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सिर्फ इमेजिनरी ही पार्ट हो सकता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। क्योंकि जब आपने पीछे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ध्यान से देखो आपने क्या लिखा, आपने लिखा -b + -√b² - 4ac/2a। तो उसमें -b/2 है तो रियल पार्ट हो गया, और +√b² - 4ac/2a क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिजल्ट होता है उसमें रियल पार्ट भी हो सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। तो अब आप हेडिंग डालिए। सर एक बार रिपीट करिए। हाँ हाँ, अभी हम लिख रहे हैं बेटा, 2 बार बता रहे हैं। हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट भी हो सकता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है। तो जो i के साथ होगा वो होगा उसका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जो जिसमें i नहीं है वो उसका रियल पार्ट होगा। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा a + ib के फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना, जहां उसका रियल पार्ट क्या है a, इमेजिनरी पार्ट क्या है b। बस इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यदि आप इसको कम समझ पा रहे हैं, तो कम समझ पाने के केस में आप एक ऐसा कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको एडवांस अभी बता देता हूं। आपने कार्टेशियन प्लेन तो देखा ही है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते हैं, इस प्लेन को हम लोग आर्गंड प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गंड प्लेन। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले आर्गन प्लेन होता क्या है ये पता होना चाहिए। इस एक्सिस को क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, और इस एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। है कार्टेशियन प्लेन, बस एक्स एक्सिस को आपने कह दिया रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को आपने कह दिया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ओके, तो x एक्सिस इज रियल एक्सिस, y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस। अब बच्चों अगर हमको a + ib को रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले ओरिजिन से a यूनिट चलेंगे रियल एक्सिस के अलोंग, फिर इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग हम चलेंगे b यूनिट। तो हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर z ऑब्टेन्ड होगा जिसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे a, b।
तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका एक रियल पार्ट होता है जो रियल एक्सिस पे होता है, और इमेजिनरी पार्ट होता है उसका बी, जो इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग चलने पर ही मिलता है। तो भाई तभी हम लोग आर्गेंट प्लेन को हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर हेडिंग डालिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है a1 प्लस IB1, या a प्लस IB भी आप लिख सकते हैं, a प्लस IB। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिख दिया C प्लस ID। ठीक है, तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करना चाहें तो ऐड करने का मतलब ये होता है कि इनके आप रियल को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होता, काफी इजी सा काम होता है। रियल को रियल के साथ ऐड कर देते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड कर देते हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐसी कोई बड़ी कहानी नहीं होती। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे आपने लिखा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 है आपका a प्लस IB, अगेन Z2 है आपका C प्लस ID। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, रियल को रियल से माइनस करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस कर देंगे। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z1 माइनस Z2। उसके बाद बच्चों तीसरी हेडिंग आती है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB, दूसरा है C प्लस ID। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से यूज करिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AC प्लस AID प्लस IBC प्लस I² BD। आप चेक कर लो, यही आ रहा है। तो इसका बच्चों अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर आपको करना सिर्फ इतना होगा कि जहां पर I² है, ध्यान से देखो यहां पे एक जगह I² है, वहां पर I² की जगह आपको -1 पुट करना होगा, क्योंकि आपको मैं सिखा चुका हूं कि ये डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है I² = -1। दैट मीन्स बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रियल पार्ट AC माइनस BD, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट AD प्लस BC। तो बच्चों आप कर क्या रहे हैं, आप हर बार यही देख रहे हैं, चाहे आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, आप हर बार काम एक ही कर रहे हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अलग कर दे रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दे रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, a प्लस IB के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको किसी स्टेज पे समझ में नहीं आए तो आप इतना घबराइए नहीं, बस अपनी क्लास देखिए। आपको मैं अभी इतने क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि आपको सारा समझ में आने लगेगा। फिर दिस इज थ्योरी, अभी थ्योरी चल रही है। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर आप बुक्स में बताए गए मेथड से डिवीजन करते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में इतना समय लगेगा कि आपको क्वेश्चंस छोड़ना पड़ेगा एंड मोमेंट पे। इसलिए डिवीजन की हम लोग ने ट्रिक बना रखी है, वो ट्रिक अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन Z1 है आपका a प्लस IB, Z2 है आपका C प्लस ID। अगर आपको डिवीजन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आप डिवीजन करिए, क्या आएगा, a प्लस IB
अपॉन सी प्लस आई डी। अगेन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखें तो आप नहीं इसका अभी रियल पार्ट बता सकते हैं, नहीं आप इसका इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा फाइनली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। तो बच्चों अगर हम इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर क्या टेक्निक यूज करते हैं, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इसको रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज करना तो सभी बच्चों को आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो बता देगा। चलिए तो उसको रेशनलाइज हम करते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब अगर डिनोमिनेटर c प्लस आई डी है तो उसका कॉन्जुगेट होगा c माइनस आई डी, अगर डिनोमिनेटर c माइनस आई डी है तो उसको कॉन्जुगेट होगा c प्लस आई डी। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए जरा, ac माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस माइनस माइनस आई स्क्वायर बी डी। यहां तक आ गया, देख लेना कुछ गलत हो तो बता देना तुरंत। उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में तो बच्चों डायरेक्ट a प्लस बी ए माइनस बी यूज हो रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिएगा, तो दिस इज ए सी माइनस ए आई डी प्लस आई बी सी, आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया, बी डी होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर आया, आई स्क्वायर कितना आया -1, तो हम आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मैंने रियल पार्ट निकाल लिया है, दिस इज ए सी प्लस बी डी प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी। तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया, इसका रियल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और इमेजिनरी पार्ट भी समझ में आ गया होगा, और डिनोमिनेटर में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और बच्चों अगर हम इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए सी प्लस बी डी होल डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी होल डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होता है तो हम उसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करते हैं, तब जाकर के उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पूरा क्लियर होता है। ओके, मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके सारे मैसेजेस ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ अभी, मैंने देख लो। सर एक बार दोबारा बता दीजिए कैसे हो गया। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ, वेट करो। ठीक है बच्चों, मैं इसको अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, फिर से समझिए, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, ये डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया, आपने मल्टीप्लाई किया और आई स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ठीक है ना, वैसे ही मैं आपको डिवीजन सिखा रहा हूं। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो बच्चों ये अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कर रहे हैं और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करते हैं। ये देखिए मैंने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने का हिंदी का मतलब होता है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस आई डी का। ठीक है, उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में करिए, तो आपके पास कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि आई स्क्वायर की जगह आप -1 पुट जरूर करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ये बीडी जो है ये माइनस का आई स्क्वायर बीडी प्लस के बीडी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा करने पर बच्चों ये आपका फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों अगर आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये इसका एक रियल पार्ट है और ये इसका एक इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी। तो बच्चों आपको करना यही होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो ठीक है, मैं अभी आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और काफी ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब इतने टफ क्वेश्चन होंगे और वो इतनी जल्दी होंगे आपसे कि आपको लगेगा कि इतनी जल्दी भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अभी तो आप इतना देखिए, अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं भगा नहीं रहा हूं, आप पहले आराम से चेक कर लो। तो आई थिंक यहां तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। मैंने स्क्रीन पूरी तरीके से बार बार स्क्रॉल कर दी है।
ठीक है, ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसका शॉर्टकट के भी थोड़े। बेटा मेरे को आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है, आवाज पूरी कट गई आपकी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, जरा इधर ध्यान से देखिएगा। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन किया था a प्लस आई बी होल डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी। जरा इधर ध्यान दीजिएगा, a प्लस आई बी होल डिवाइड बाय c प्लस आई डी। देखो बच्चों, हम ये क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो फॉर्मूला अभी मतलब जो अभी हमने जनरेट किया है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपको ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायरेक्ट ये अप्लाई करिए कंपेयर करके। कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है? कैसे करेंगे मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, धीरे धीरे करते हैं। पहले आप इतना देख लीजिए, मैं आगे बस जस्ट आपको बताने ही जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास, आप इतना घबराइए नहीं, अभी काफी सारी इस पे क्लास होंगी। चलिए, पहला, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन हम अभी बहुत ही सिंपल लिख देते हैं, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 3 टाइम्स 7 प्लस 7i प्लस i टाइम्स 7 प्लस 7i। दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैंने कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं लिया, ओनली दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसको आप a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करिए। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21i प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर। अब बच्चों आप यहां पर ध्यान दो, मेरे ख्याल से आप यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैं अभी इस स्टेप को पूरा लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं आगे चल करके नहीं लिखूंगा, ठीक है? तो ये बच्चों ये हो गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर बच्चों कहीं भी नजर आएगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप, कि आई स्क्वायर जैसे ही आएगा आप उसको -1 बिना सोचे समझे पुट करेंगे, तो उसमें इतना दिमाग मत लगाइए। अब बच्चों क्या करिए, इसका रियल पार्ट कलेक्ट कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर लीजिए। तो 21 माइनस 7 कितना हुआ, 14 प्लस 28i। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो आई थिंक सभी बच्चों को यहां पर क्लियर हो गया होगा। दिस इज नॉट बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं। दिस इज 5 माइनस 3i का होल क्यूब। दिस इज अगेन ओनली एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब सभी जानते हैं, क्या होगा, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, लिख सकते हैं ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, देखो -3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी का होल क्यूब। अब आप इसको अपने आप से ओपन कर लीजिए, आपका आंसर धीरे धीरे आने लगेगा। तो 5 क्यूब इज 125, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। और बच्चों आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब पता है आपको क्या होता है? आई क्यूब नहीं पता है तो आई क्यूब आप अलग से निकाल लीजिए, अगर आपको पीछे वाला नहीं पता है। आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई, तो इसको आप लिखेंगे माइनस आई। ठीक है, तो दिस इज माइनस आई, तो बाहर माइनस आई निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आई। अब आगे चेक करो, 5 5 जा 25, 25 इंटू 3, दिस इज 75।
तो कितना हुआ 25 इंटू कितना आया टोटल 9, 25 इंटू 9 हो गया टोटल, तो ये हो गया 225 हो गया। तो इसको आप लिखेंगे 225i प्लस, अब बच्चों देखो बच्चों फिर से आ गया आई स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 25 5 3 जा 15, 15 इंटू 3 3 जा 9, 15 9 जा 135। तो बच्चों देखो कितना आसान कर दिया मैंने, सारे टर्म्स में बस आई को मैंने जो जो आई था वहां पर आई क्यूब था तो उसकी वैल्यू डाल दी, आई स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब बच्चों चलो रियल पार्ट कलेक्ट कर लो, 125 है माइनस का 135 है, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर लो, 27 माइनस का 225। तो बच्चों इसका आंसर आ गया, इसको आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का 10 है, और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 198 इंटू आई। ठीक है ये आएगा। तो क्वेश्चन इजी है, आपको सिर्फ a प्लस आई बी के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। मैंने अभी कोई बहुत सी टफ चीजें कुछ भी नहीं बताई है, अभी आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि आप a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख जाओ। दिस इज द बेसिक पार्ट। अगर आप ये नहीं सीखे तो मैं आपको आगे आर्गन प्लेन बताने वाला हूँ, मॉडुलस ऑफ z बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये सब चीजें फिर आपको समझ में आना बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना होता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं मेरे को सभी का रियल पार्ट निकालना होता है और सभी का इमेजिनरी पार्ट निकालना होता है, यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, जहां पर a उसका रियल पार्ट होता है और i के साथ जो होता है वो उसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बच्चों आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है 5 प्लस 4i होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5i, ये है बच्चों। तो बच्चों अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको यूज करनी है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक नहीं याद है तो आप बिगिनिंग लेवल पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट हो पाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो आप जल्दी से कर सकते हैं। क्या ट्रिक बताई थी मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, इधर देखो दोबारा रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको बताया था, इधर ध्यान दो, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी का फॉर्म कभी भी आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों बस आपको इससे कंपेयर करना है। स्टार्ट करें, स्टार्ट। देखो ए सी, ठीक है, चलिए ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने एक बार में इसका रियल पार्ट लिख दिया, प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो देखो मैंने कितनी जल्दी इसका एक रियल पार्ट भी लिख लिया और कितनी जल्दी इसका एक इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है 40, ये हो गया 40 अपॉन 41, ठीक है, और ये हो गया माइनस का आई टाइम्स 9 16 हाँ 9 अपॉन 41। तो देखो बच्चों मैंने a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों आपको ये करना ही होगा, ऐसा मान के चलिए। अगर आप इस तरीके से लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी जल्दी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिख सकते हैं। वरना ये तो एक छोटा क्वेश्चन है, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस वो इतने बड़े हो जाएंगे क्योंकि उन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको मतलब होगा उनके रियल पार्ट से, कुछ क्वेश्चंस होंगे उसमें मतलब होगा उसके इमेजिनरी पार्ट से। तो आप पूरा रैशनलाइज करके सब कुछ काम थोड़ा ना करोगे, आपको डायरेक्टली लिखना होगा उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, तो ये आपको लर्न करना है, मतलब शॉर्टकट में कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ओके ओके ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है
1 प्लस आई का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस आई। तो बच्चों उसको भी अगेन एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। अब आप तो a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने में होशियार हो चुके हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिख दिया। आप कहोगे सर आई स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा इसका रियल पार्ट है 0 + 2i अपॉन 3 प्लस -1 इंटू आई। देखो फॉर्म बना दिया मैंने, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। बोलो भाई समझ में आया? तो आप इसको यूज करो। कैसे यूज करेंगे? और अगर कम समझ पा रहे हो तो मैं लिख देता हूं, दिस इज a प्लस आई बी, दिस इज c प्लस आई डी। बोलो समझ में आया? स्टार्ट करो। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो आ गया ना एक बार में। तो उसको बच्चों आप और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ रहा है -1/5 कैंसिल हो जाएगा 10 और 3/5i। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से जल्दी 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 मैं यूज करता चला जा रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन आपको अगर आपको थोड़ा सा डराना हो तो हम डराने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 माइनस √of -25 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस √of -16। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो आपको इसको करना कुछ थोड़ी नहीं है। आप क्या करोगे, एकदम कॉर्नर में सबसे पहले चले जाना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आप कहोगे कि सर जो √of -25 है उसको लिख दीजिए 25 इंटू -1, और ये हो जाएगा सर √25 इंटू √-1, दैट मीन्स 5i, क्योंकि √25 हो गया 5 और √-1 हो गया i, तो हम इसको लिख सकते हैं 5i। सिमिलरली जो रूट के अंदर -16 लिखा है इसको लिख दो 16 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 4i। तो ये क्या बना? ये कुछ है थोड़ी नहीं, ये तो सिर्फ यही लिखा है कि 2 - 5i अपॉन 1 - 4i। ये ऐसे हमने लिखा ऐसे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब आप इसको कर लो। तो कैसे करेंगे? कहोगे कि सर ये तो अब हो जाएगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। एक मिनट, कंपेयर करने के लिए फॉर्म मिला देते हैं इसको, a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ठीक है, अब देख इधर देखो ध्यान से, ये देखो ये a है, ये b, ये c, ये d। ठीक, अब फॉर्म लगा दो, आंसर तुम्हारे पास तुरंत आ जाएगा। कैसे लगाओगे? ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हो गया। तो इजी है क्वेश्चन, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो डिवीजन पे ही तुम लोग मात खाओगे, क्योंकि डिवीजन में तुम लोग करने बैठ जाओगे रैशनलाइज, छोटे क्वेश्चन में तो रैशनलाइज कर बैठोगे, बड़े क्वेश्चंस में सब में अटकोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्टली आप इस मेथड को याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सभी को हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, तो हम लोग अब इसकी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो भी यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर स्कूल एग्जाम में सर लिखना पड़ेगा पर रैशनलाइज या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अच्छा एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, और उस क्वेश्चन को मिक्स कर देता हूँ मैं एडवांस के साथ ही। ये देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन से देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ।
आपके पास थ्योरी में कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे आपके पास आ जाए इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। ध्यान दो, अगर कोई आपके पास कह दे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका वो प्योरली रियल है, तो इसका मतलब समझते हो, प्योरली रियल का मतलब ये होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका मतलब उसमें सिर्फ रियल पार्ट ही है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। और अगर कोई कहते कोई इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो जीरो होगा। तो आई एम पता है क्या होता है, आई एम इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर ई मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिखी है, मैंने बस एक छोटी सी बात बताई है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका मतलब उसमें रियली पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो उसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जीरो। और अगर प्योरली रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए कितने बच्चों की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन find the theta such that 3 plus 2i sin theta whole divided by 1 minus 2i sin theta is purely real। अब आपको थीटा की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, प्योरली रियल हो। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, देखो जरा कितने बच्चे इसमें थीटा को निकाल करके बता पा रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं अभी आप रियल पार्ट बता सकते हैं, नहीं आप इसका इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कहोगे सर जो आपने सिखाया वैसे ही करते हैं, तो ये हो गया 3 प्लस आई टाइम्स 2 साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस आई टाइम्स माइनस 2 साइन थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। अब ध्यान दो, दिस इज a प्लस आई बी होल डिवाइड बाय c प्लस आई डी, बन गया। अब बच्चों देखो जरा, अगर आप लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, वरना मैं तो सिर्फ मतलब का ही लिखता हूं उस क्वेश्चन में, लेकिन मैं भी आपको पूरा लिखवा देता हूं। कैसे लिखूंगा, ए सी प्लस बी डी, तो बी डी करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा इंटू माइनस 2 साइन थीटा, इसका मतलब माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नीचे ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट तो भाई क्लियर होना चाहिए, अब तो आप रियल पार्ट लिख ही सकते हैं। प्लस आई टाइम्स बी सी, बी सी का मतलब हुआ 2 साइन थीटा इंटू 1 यानी कि 2 साइन थीटा, माइनस ए डी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 6 साइन थीटा हो जाएगा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो बच्चों ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो एग्जाम में क्या लिखा है, एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही तो लिखा है कि बताओ थीटा की किस वैल्यू के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। तो तुम कहोगे सर अभी आपने कंडीशन बताई थी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट हम जीरो कर देते हैं, तो हम इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर देंगे। तो सर ये आ जाएगा 2 sin theta plus 6 sin theta, that is 8 sin theta whole divided by 1 plus 4 sin square theta is equal to 0। ठीक है, बोल भाई समझ में आया। इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया, इसका मतलब यहां से आ रहा
कि ये 0 तभी हो सकता है जब इसका न्यूमरेटर 0 हो, दैट मींस साइन थीटा यहां से 0। और साइन थीटा 0 कब होता है, कोई बता सकता है? साइन थीटा 0 होता है, हाँ ये तो अब आपको रट गया होगा, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा था ना कि कभी कभी आपके पास, कभी कभी क्या मतलब खूब सारे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता पड़ा उस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है रियल पार्ट की, अब आप रियल पार्ट निकालने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि इस ट्रिक को यूज करिए और जिसकी जरूरत हो वो चीज निकालिए और अपने क्वेश्चन को जल्दी से कर लीजिए। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसका आपको एप्लीकेशन भी बताया कि एप्लीकेशन आप किस तरीके से करिए। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये हमारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आपके सामने ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया है। ओके, अब बच्चों जैसे आपने वेक्टर्स पढ़े हैं ना, तो वेक्टर्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर। ये आपको पढ़ाया गया है, किसी भी वेक्टर का मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? उस वेक्टर की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ वेक्टर। उसी तरीके से बच्चों, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, जैसे मॉडुलस ऑफ जेड, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? लेंथ ऑफ जेड होगी। लेकिन अगर हम इसको और प्रॉपर तरीके से लिखें तो हम आपको पूरा बताएंगे कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप। ये आपको याद रखना होगा कि कभी भी मॉड के अंदर z1 माइनस z2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो बच्चों, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस चाहिए हो तो उसको हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अब इसका मतलब क्या है, इसको और कैसे समझते हैं जरा आप समझिएगा। जैसे आपने लिखा z आपका है a प्लस IB, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई सारे डिफाइनिंग रिलेशनशिप मैं आपको समझा रहा हूं जो पहले से ही डिफाइंड है, मैंने कोई डिफाइन नहीं किए हैं, पहले से ही सारे डिफाइंड है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि यहां पर कौन सा प्लेन होता है, उस प्लेन का नाम बदल जाता है, इस प्लेन का नाम होता है आर्गन प्लेन। और मैंने बताया कि इसमें एक्स एक्सिस जो होती है वो रियल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है और वाई एक्सिस कन्वर्ट हो जाती है इमेजिनरी एक्सिस में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी होगी। जैसे मैंने आपको कहा a प्लस IB को रिप्रेजेंट करो, तो मैंने बताया ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अरे भैया, अगर कोई भी पॉइंट होता है, जैसे 2,3 होता है, तो 2,3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? पहले आप ओरिजिन से चलते हो 2 यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर 3 यूनिट चलते हो वाई एक्सिस के अलोंग। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बस नाम ही तो मैंने बदला है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपको a, b रिप्रेजेंट करना है तो आप ओरिजिन से पहले चलोगे a यूनिट और फिर इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग चलोगे b यूनिट, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन होगा a, b। बोलो भाई, समझ में आया? अब भाई समझ में आना चाहिए। और अगर मैं आपसे कह दूं कि इसमें मॉडुलस ऑफ z कहां है, तो तुम कहोगे सर मॉडुलस ऑफ z का मतलब क्या होता है? मतलब z की लेंथ। तुम कहोगे सर z है कहां पर? अरे हमने कहा यही तो z है, a, b यही तो तुम्हारा z है, a प्लस IB। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हुआ? इसको अगर तुम ऐसे लिख लो तो शायद तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हिंदी में मतलब हुआ z की ओरिजिन से दूरी बताओ कितनी है। z की ओरिजिन से दूरी बताओ कितनी है। तो दूरी कितनी है?
वो डिस्टेंस बताओ, तो तुम कहोगे सर जेड की ओरिजिन से दूरी। ओ शिट, रुक जाओ, वेट करो वेट करो। स्क्रीन ज्यादा स्क्रॉल करने के चक्कर में मिट गया, कोई बात नहीं, वेट करो। ओके, तो मैं बच्चों सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि भैया मैंने कोई नया काम नहीं किया है। जैसे कार्टेशियन प्लेन में काम करते हैं वैसे यहाँ आर्गन प्लेन में काम करते हैं। तो a कॉमा बी तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, a कॉमा बी क्या है, z। और मैं आपसे अगर मॉडुलस ऑफ z पूछ रहा हूं, अगर आप मॉडुलस ऑफ z का हिंदी में मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो उसका आप डिफाइनिंग रिलेशनशिप लो कि मॉडुलस ऑफ किसी का भी मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी लेंथ ही तो रिप्रेजेंट करता है। और अगर मॉडुलस ऑफ z को इस तरह से लिख दे तो क्या दिक्कत है, z माइनस 0, ये भी तो मॉडुलस ऑफ z है, तो उसका हिंदी में क्या मतलब हुआ, z की ओरिजिन से दूरी। तो वो दूरी कितनी है, यही तो है वो दूरी। दिस इज मॉडुलस ऑफ z। क्या है ये, मॉडुलस ऑफ z। तो तुम कहोगे सर ये एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। यस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, कहोगे सर ये हाइपोटेनियस होता है। दिस इज मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये बात मैं आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था, आप समझ नहीं पा रहे हो, और नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसा करो, आप अपने मन में कार्टेशियन प्लेन कर लो, या आप अपने मन में वेक्टर्स पढ़े, वेक्टर्स की तरह समझना चालू करो। है सारा एक ही काम, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। अब बच्चों अगर आप इतना समझ चुके हैं तो थोड़ा सा धैर्य और रखिए, इसमें थोड़ी बातें हमको और बतानी है। अब आपको यहां पर मैं बताऊंगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड का कॉन्जुगेट। अब जेड का कॉन्जुगेट मैंने नहीं बनाया है, ये पहले ही से बना हुआ है। तो दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना हो तो भैया उसका मतलब ये होता है कि उसमें जहां जहां आई होगा उसको आप माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, उसका आप कॉन्जुगेट लिखना चाहते हो, तो उसका मतलब ये होता है कि जहां जहां आई होगा उसमें, मतलब z में जहां जहां आई होगा वहां पे आप i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। और कॉन्जुगेट ऑफ z को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z बार से। तो बच्चों z बार इज नोन एज, z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z। ये नाम होता है, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि हम कॉन्जुगेट का डेरिवेशन करने लगेंगे, ये नाम होता है। कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब आई को रिप्लेस करना है माइनस आई से, और कुछ नहीं करना होता है। इसका मतलब अगर आपके पास जेड है ए प्लस आई बी, तो जेड बार कितना होगा, जेड बार होगा ए माइनस आई। बोलो भाई समझ में आया, और कुछ नहीं है। तो बच्चों अगर आप a कॉमा बी रिप्रेजेंट कर सकते हो आर्गन प्लेन पे, तो क्या आप a कॉमा माइनस बी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पहले रियल एक्सिस के अलोंग चलोगे a यूनिट, फिर नीचे चलोगे, कितना चलोगे, a कॉमा माइनस बी, यही तो होगा, a कॉमा माइनस बी नीचे की तरफ होगा। तो अगर हम बच्चों मॉडुलस ऑफ आपसे z बार पूछें तो मॉडुलस ऑफ z बार क्या होगा, तो सबसे पहले कहोगे सर z बार है कहां पर, हमने कहा ये है z बार, ये a कॉमा माइनस बी, ये z बार है। और अगर हम आपसे इसका मॉडुलस पूछते हैं तो आप इसका कंफ्यूजन करोगे, ये होगा मॉडुलस ऑफ z बार, है ना। इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ, बोलो समझ में आया, ओरिजिन से दूरी, दिस इज मॉडुलस ऑफ z बार। क्योंकि z बार a कॉमा माइनस बी है, तो मॉडुलस ऑफ z बार क्या होगा, यानी कि z बार की ओरिजिन से दूरी, यानी कि मॉडुलस ऑफ z बार निकल के कितना आएगा, जरा कोई बताएगा कि मॉडुलस ऑफ z बार कितना निकलेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस, हाँ तो वो होगा रूट ए स्क्वायर रूट प्लस ऑफ बी ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर कोई बच्चा, अरे यार क्यों मैसेज कर रहे हो तुम्हें, अगर कोई बच्चा लिख देता है, नहीं नहीं हम बता रहे हैं, रुको सुनो, अगर कोई बच्चा, अच्छा सुनो, अगर कोई जो है किसी के मन में डाउट है कि भैया a कॉमा माइनस बी है तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, तो भैया चाहे b का स्क्वायर करो चाहे माइनस बी का स्क्वायर करो, आएगा तो b स्क्वायर ना। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो z बार का मॉडुलस होता है
और जो z का मॉडुलस होता है वो सेम होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। और इतना जरूरी थोड़ी नहीं इतना छोटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो a प्लस आई बी, आपके पास चाहे जितना बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो उसमें जहां जहां आई होगा उसको आप माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, इसमें मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z बार, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों हम आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन आज तक के जितने भी पेपर है जेई एडवांस के, इवन जेई मेंस में भी, ऐसा आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज ना हुआ। इस बार भी यूज हुआ है, हालांकि उस लेवल का क्वेश्चन अभी मैं आपको उतना पढ़ाया नहीं है, करा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको दिखा जरूर दूंगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास नोट्स तो आएंगे, मैं स्क्रीन नहीं स्क्रॉल कर रहा हूँ बार बार, आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे, लिख लीजिएगा। देखिए जरा बच्चों z क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, a प्लस आई बी। ठीक है, z बार क्या है, a माइनस आई बी। z बार इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। अच्छा, मॉडुलस ऑफ z क्या है, मॉडुलस ऑफ z है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z बार क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब चलो बच्चों हम प्रॉपर्टी को प्रूफ करने जा रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए जरा। आप क्या करो बच्चों, z को z बार से जरा मल्टीप्लाई करो z को z बार से मल्टीप्लाई करो। सभी बच्चे अपनी कॉपी में z को z बार से मल्टीप्लाई करिए, सभी लोग करिए अपनी कॉपी में। बहुत छोटी सी चीज होती है लेकिन हर एग्जाम में आ जाती है, बस ध्यान नहीं जाता है हम लोगों की ये भी यूज हो सकता है क्या। देखो, तो जब आपने क्या किया, z को z बार से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, ये है a प्लस आई बी और ये है a माइनस आई बी, आया। तो ये क्या हो गया बच्चों, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों आई स्क्वायर को आप -1 पुट कर देना अपने आप से, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बच्चों ये क्या बन गया, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब आप कहोगे ये कोई प्रॉपर्टी होती है, अरे ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा भी कितने क्वेश्चंस में लगी हुई है। ये आपको डायरेक्टली लर्न करनी होगी प्रॉपर्टी कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर z इंटू जेड बार के इक्वल होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर z इंटू जेड बार के इक्वल होता है। ठीक है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके, तो मैं यहां से थोड़ा सा और आगे कंटिन्यूएशन ले रहा हूं, आपको और भी बातें बता रहा हूं। ओके, ठीक है, बढ़ता हूं आगे मैं। इधर ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार, ये मैंने लिखा। तो बच्चों यहां से 1/z की वैल्यू जरा निकालो, 1/z की वैल्यू आएगी z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तुम कहोगे सर ये 1/z निकालने की जरूरत क्या है, अरे क्वेश्चंस बने ना तभी तो निकाल ले, क्वेश्चंस हमने कराएगा, अभी तो हम थ्योरी करा रहे हैं। 1/z को लिख दो z इनवर्स, 1/z को लिख दो z इनवर्स, और is called multiplicative inverse, multiplicative inverse of z। तो z इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आप अपनी जब बुक्स वगैरह खोलेंगे ना, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा
पूछेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के केस में आप क्या करिएगा, उसका कॉन्जुगेट निकालिएगा जेड बार, फिर उसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालिएगा, फिर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर निकालिएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड निकल करके आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया? तो जेड बार इंटू जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज बोथ वेज वैलिड होती है, तो आपको ये याद रखना होगा पूरी तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई समझ गए होंगे, करना तो है ही। अब आपको भैया मैं बताता चला जा रहा हूँ, करना तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है? तो Z इनवर्स इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। चलिए आगे मैं थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, जब आखिरी टाइम बचाओ तो मेरे को बताना, मैं एक एडवांस का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ Z या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, डायरेक्ट लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्या प्रॉपर्टीज होती है? मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको यूज करवाऊंगा बाद में, अभी आप प्रॉपर्टीज लिख लीजिए कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, अगर Z1 Z2 पे पूरे का मॉडुलस लगा हुआ है तो आप उसको मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 लिख सकते हैं, ठीक है? दिस इज प्रॉपर्टी नंबर ए। प्रॉपर्टी नंबर बी, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इस तरह से लिखा हो तो आप इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ Z1 होल डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ Z2। सी प्रॉपर्टी, Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। अभी आपको सिर्फ नोट करना है, मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और भी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने पहले लिख दी है। तो आई थिंक आप लोग को ओके, मैं रुक जाता हूँ। ओके, तो मैं हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अभी काफी सारे करेंगे, ये फर्स्ट क्लास है, आप इतना घबराइए नहीं कि मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। 2 माइनस 3i का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको थ्योरी क्या बताई है, पहले मैं थ्योरी पे चला जाता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मॉडुलस का z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, ये बताया था। फिर मैंने कहा था यहाँ से 1 बाय जेड को निकाल लो वैल्यू। 1 बाय जेड को हम मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बस आपको ये चीज निकालनी है, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। अब आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब पहले आप देखिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, वो है 2 माइनस 3। ठीक, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जेड बार की। तो जेड बार के लिए मैंने क्या बताया हिंदी में, मैंने बताया ये कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता है, उसको कहते हैं जेड बार। और इसका मतलब ये होता है कि जेड में जहां पर आई है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दो, तो ये 2 प्लस 3i हो गया। उसके बाद आप मॉडुलस ऑफ जेड तो समझ ही गए होंगे क्योंकि आप ही ने खुद बताया था, समझ गए। तो ए स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 और 4 13 13 हो गया। तो मॉडुलस ऑफ जेड अगर स्क्वायर रूट ऑफ 13 है तो क्या आप मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं, दिस इज 30। तो आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। तो आंसर क्या होता है, आंसर इज जेड बार अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, तो जेड बार कितना है, जेड बार कितना है, वो है 2 प्लस 3i, और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना है 30। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज द आंसर। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, मतलब बहुत कोई हाईफाई चीज नहीं है, बस आपको अगर थ्योरी थोड़ी सी क्लियर है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। ओके, एक थ्योरी का छोटा सा पॉइंट और भी बता देते हैं साथ में, लिख लीजिए यहाँ पर।
if two complex numbers are equal, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इसका मतलब आप सीधा सीधा ले करके चेक कर लो। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो है A प्लस IB, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 C प्लस ID, और किसी ने कह दिया कि Z1 और Z2 के इक्वल है आपस में, मतलब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो बच्चों आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी दे दिया जाए आपको इक्वल है, तो उसमें लिखना सिर्फ इतना होता है कि अगर वो इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है ना। मतलब आपको रियल पार्ट भी इक्वल करना होगा, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल करना पड़ेगा। ये मतलब होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। मतलब ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, आप एक क्वेश्चन करके चेक कर लो। मेरे ख्याल से इस पॉइंट के बिना ही आप क्वेश्चन खुद ही कर लेते। देखिए, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्लास लीव मत करिएगा, वरना अभी मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं एडवांस का वो आपका छूट जाएगा। 3x माइनस 7 प्लस 2iy is equal to minus 5y plus 5 plus x into i। देखो बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको x और y निकालना है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। आप देखोगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा सीधा इक्वल दिए हुए हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, है ना, और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। बस इतना काम करना है, इतना कर लीजिए, एक्स वाई निकाल लीजिए। कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी नहीं हुआ। तो देखो बच्चों, इसका रियल पार्ट मेरे को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, पहले से ही इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब पहले से ही पता है कि रियल पार्ट 2a3x माइनस 7 है, मतलब अलग से कोई सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। अब दो इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व कर लो, सॉल्व करके x और y निकाल लो। तो यहां से x क्या आएगा, -1, एक बार कर लो, एक बार, हाँ -1 ही आ रहा, ठीक है। x आ रहा -1 और y आ रहा है 2। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अभी काफी सारी और भी कंटिन्यू करेंगे। अब आपको ध्यान देना होगा, अब और भी ज्यादा, अब स्क्रीन पे अब आपको पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा, और ये डिपेंड करता है कि आपने रिलेशन और फंक्शंस किस तरीके से कितने अच्छे से किए हैं। तो क्वेश्चन मैं आपका लगा रहा हूँ, एडवांस का क्वेश्चन इसी बार का आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपके सामने जो डिस्प्ले किया है वो जेई एडवांस 2020, ये जेई मेंस नहीं है, ये जेई एडवांस 2020 है, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेई एडवांस 2020 पेपर 2, ये उसका क्वेश्चन है। 2 पेपर्स होते हैं। तो ये आपको करना है, देखिए आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 16 जेई एडवांस का लगा रखा है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देंगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स का जो सम है, अगर वो आप चेक करेंगे तो वो 1 आ रहा है। आप चेक कर लो, वो 1 आएगा। fx प्लस f ऑफ 1 बाय x का सम जो है वो 1 आ रहा है, और जैसे ही वो 1 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन यहां से फिनिश हो गया। कैसे फिनिश हो गया? और जैसा कि मैंने बताया, क्लास 11th की जो आरडी शर्मा है उसमें से अगर आप थोड़ा सा भी फंक्शंस सही ढंग से लगाए होंगे तो भी आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं एडवांस में, सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन ही पकड़ते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग को सिलेक्शन चाहिए होता है, टॉपर थोड़ा ना बनना है। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी वाले क्वेश्चंस पकड़ते हैं। तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है उसमें से। अब आपने चेक कर लिया होगा इतनी देर में, किसी का आया fx प्लस f ऑफ 1/x का सम, किसी ना किसी का तो आ गया होगा वन। कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके दूं, ये देखिए इधर ध्यान दीजिए। ओके, तो एक बच्चा है उसका आ गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ओके, तो बच्चों ये देखो, ये आपका fx है, ये आपका f ऑफ 1/x है, और आप क्लियर कट देख लो, इसको आप सम कर रहे हो तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों आंसर बता सकता है कोई अभी इसका आंसर क्या आएगा? अब तो मेरे को आंसर से मतलब है, क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आंसर भरना है मेरे को। तो आप क्या कहोगे कि सर इसका आंसर निकल सकता है, क्योंकि सर आप एक काम करिए, आगे से 1/40 लीजिए f ऑफ 1/40, और पीछे से f ऑफ 39/40 लीजिए। ठीक है, तो इनका सम क्या आएगा? इनका सम आएगा 1। फिर आगे से f ऑफ 2/40 लीजिए, f ऑफ 2/40, और पीछे से लीजिए f ऑफ 38/40। समझ में आया? फिर आगे से लीजिए f ऑफ 3/40, और पीछे से लीजिए f ऑफ 37/40। तो ये सब फॉर्म किसका बनता चला जा रहा है? fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x, फिर fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x। देखो फॉर्म बनता चला जा रहा है। तो देखो फॉर्म बन रहा है f ऑफ 1/40 प्लस f ऑफ 39/40। तो इनका सम क्या होगा? 1। f ऑफ 2/40, f ऑफ 38/40, इनका भी सम क्या हो गया? 1। फिर f ऑफ 3/40 प्लस f ऑफ 37/40, इनका भी सम क्या हो गया? 1। तो बच्चों ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, और ये 1 1 होते होते ये कहां तक चलेगा? तुम कहोगे सर एक काम करिए, ये सब f ऑफ 19 बाय मतलब 3/40 4/40, आप 19/40 तक पहुंचिए, 19/40 तक पहुंचिए, प्लस उसका, और वहां से पीछे पहुंचिए। 1 माइनस 19/40 कितना हुआ बच्चों? 1 माइनस 19/40, 40 माइनस 90 कितना हुआ? 21/40। तो बच्चों ध्यान से समझो, तो पहला वाला क्या है? 1 हो गया, दूसरा वाला पेयर फिर 1 हो गया, तो ये पेयर्स में 1 होते चले जाएंगे। कहां तक? f 19/40 तक ये 1 होते चले जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये पेयर्स में 1 होते चले जाएंगे, मतलब fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x, इसका सम क्या है? 1 है। तो दिस इज fx f ऑफ 1 माइनस x, 1 फिर 1 फिर 1, ऐसे करके कहां तक होता चला जाएगा? 19 प्लस f ऑफ 21/40 तक ये 1 होता चला जाएगा। तो ये 1 1 1 1 1 कितनी बार आया है? 19 बार आया है। लेकिन आप कहोगे सर उसका क्या हुआ 20/40 वाले का? तो हमने कहा ध्यान से देखो, हम नीचे लिख रहे हैं, जो 20/40 है 1/2। हाँ, तो ये 1/2 हुआ, तो ये f ऑफ 1/2 उसमें दिया हुआ है, ये उससे कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये f ऑफ 1/2 अलग से तुमको दिया है, ये उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1/40, 2/40, 3/40 ऐसे करके 19/40 तक जो होंगे टर्म्स, ये दूसरे जो 19 टर्म्स है उनके साथ पेयरिंग कर रहे होंगे। तो इन सबका सम मतलब 1 + 1 + 1 + 1, ये 19 बार आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली 19। तो कितने बच्चों को समझ में आया ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन?